नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि आज दिल्ली पुलिस का 15 नवंबर के दिन आज पेपर था, तो मैं जीएस के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं शिफ्ट 1 के। हमने आपको कल जीएस शिफ्ट 1 और 2 करवाए थे। आप देख, मैंने बताया था घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे। देखो घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे आने वाली जो शिफ्ट है, देखना इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन घूम फिर के आने वालेगा। ये मेरे पास पीडीएफ है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आया है कि भूकंप, है ना, ये कह रहा है भूकंप कैसे आता है। तो देखो भूकंप कैसे आता है, प्लेटों के, प्लेट क्या होता है, टेक प्लेटों के आपस में टकराने से भूकंप आता है। आपको पता है भूपटल है ना, जो हमारा एक क्रस्ट है प्लेटों से बना हुआ है। एक तरफ एक प्लेट है, एक तरफ दूसरी प्लेट है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, तो नीचे चली जाएगी और दोनों जब प्लेटें आपस में टकराएंगी, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, भारी नीचे चली जाती है। लेकिन जब वो गति करती हैं तो उनकी गति करने से जो ऊपर जहां हम सब ये बैठे घर वर बना रखे हैं, तो इनमें हलचल होती है, जिसको कहते हैं भूकंप आना। अच्छा, प्लेटें गति क्यों करती हैं? क्योंकि प्लेटों के नीचे चलता पाया जाता है मैग्मा, और जो मैग्मा है उसमें संवहन तरंगे चलती हैं। क्या चलती है? संवहन तरंगे। ये संवहन तरंगे कन्वेंशनल जो करंट्स हैं वो प्लेटों को गति देती हैं। प्लेटें हिलती है तो हम प्लेटों, इन पे हम रहते हैं तो हमारे घर वर सॉरी सब गिर जाते हैं। तो भूकंप कैसे आता? प्लेटों के आपस में टकराने से। ठीक है, हालांकि प्लेटें जब एक दूसरे दूर होती तो भी भूकंप आता है। तो अगली बार में क्या क्वेश्चन आ सकता है भूकंप से? तो वो आ सकता है कि जी भूकंप जो आता है उसका उद्गम केंद्र, यानी कि भूकंप का उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं? फोकस। जहां भूकंप पैदा होता है ये रहा, जमीन के नीचे। और जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले तरंगे पहुंचती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपीसेंटर। ये दो शब्द अब एग्जाम में आ सकते हैं। एपीसेंटर, ये एपीसेंटर रहा। देखिए हम सब यहां बैठे हैं तो भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जहां पहुंचती है उसको बोलते हैं एपीसेंटर, और ये जो जहां पैदा हुई उसको बोलते हैं फोकस। भूकंप आने पर कितनी तरंगें निकलती हैं? 3, PSL। 3 तरंगें निकलती हैं, सबसे तेज P चलती है, फिर S, और जो नुकसान पहुंचाती हैं वो तरंगें कौन सी हैं? L तरंगे। और यदि समुद्र में भूकंप आ जाए तो क्या आ जाएगी? सुनामी। ये हो गया जी आपका भूकंप। ठीक है, एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? अगला जो क्वेश्चन है वह एस अगेंस्ट ओड्स, ये किसकी आत्मकथा है? जी सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ये 2016 में उन्होंने लिखी थी। सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं? ये टेनिस खेलती। सानिया मिर्जा की आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स, ये कौन सा खेल खेलती है? टेनिस खेलती हैं। 2016 में इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 2053 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रथक भारतीय नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए बुलाया गया था? तो किसको बुलाया गया था? ये थी जी कुमारी कमला। किसको बुलाया था? कुमारी कमला। नृत्य नृत्य बहुत पूछता है भाई, ये भी आप इन्हें याद कर ले। और इन्हें कुमारी नृत्य कमला को 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया गया था। आपको पता है सबसे पहले अगर आप अच्छा काम करोगे तो पद्मश्री मिलता है, पद्मश्री में भी आपने अच्छा काम करता रहा तो पद्म भूषण, और फिर पद्म विभूषण, फिर भी आप अच्छे काम करते हैं तो और ज्यादा तो आपको मिलता है भारत रत्न। ये ऐसे इनाम सरकार आपको देती है। अगला क्वेश्चन, साकेवा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? ये देखिए महिलाएं पुरुष साकेवा कर रहे हैं। ये साकेवा त्योहार है जी सिक्किम का। साकेवा त्योहार किसका है? सिक्किम का। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है, ये साल में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार। ठीक है, इसमें साकेवा को, जो साकेवा है उसको प्रकृति की, मतलब मां प्रकृति की तरह उसकी पूजा की जाती है। सिक्किम के अगर और अगम त्योहार देखें तो एक है लोसुंग। लोसुंग सिक्किम का एक त्योहार है, याद करना अगली बार आ सकता है। बुमचू, बुमचू एक त्योहार है सिक्किम का। डेसिन, डेसिन एक सिक्किम का त्योहार है। इसके अलावा फांग
लाहाब तोल, ये भी त्योहार है भाई। सिक्किम का एक त्योहार पूछ लिया है साकिब। लोसुंग, बुमचू, डेसिन, फांग, लावेसाल, ये अलग त्योहार है, ये आपसे पूछ सकता है, ये इसको याद कर लेना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, देखो कल हम जब कर रहे थे और क्वेश्चन, तो उसमें एनी बेसेंट का जिक्र आया था। देखो पिछले में पूछ लिया, सी बेसेंट किस विस्तारधारा से है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब क्वेश्चन आ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? देखो ये हुई थी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। कल मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क कहाँ है जी? यूएसए में है। अच्छा ये किसने की थी? ये की थी जी दो लोग, एक मैडम जिनका नाम है एलेना ब्लाउस्की, और एक दूसरे कौन है? उनका नाम है हेनरी स्टील अलकॉट। ये हुई थी जी 1875 में। इन्होंने क्या किया? ये भारतीय जो प्राचीन वेदों में, शास्त्रों में काफी गहन रुचि रखते थे, उपनिषदों में, इन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, हेलेना ब्लातवास्की। अब देख लो, पक्का अगले में ये सवाल पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की। एक था हेनरी अलकॉट, इन दोनों ने मिलकर की थी। बाद में क्या हुआ? इन्होंने अपना मुख्यालय 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में शिफ्ट कर लिया। कहां करा जी? अडियार में। अडियार कहां है? चेन्नई के पास है। कहां? चेन्नई के पास, 1882 में। इस आंदोलन में बाद में अपने ये एनी बेसेंट भी जुड़ गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा, ठीक है। ISSF विश्व कप 2023 में भारत में कुल कितने मेडल जीते जी? इसमें कितने जीते? देखिए भारत ने टोटल जीता, एक तो गोल्ड जीता, ठीक है, और एक जीता सिल्वर, और 5 जीते ब्रोंज। 5 टोटल कितने मेडल जीते जी? 7 मेडल भारत ने इसमें जीते थे, ठीक है। और ये हुआ था भोपाल में। कहां हुआ था? भारत, ये हुआ था भोपाल में। ऐसे विश्व कप 2000 भारत ने कितने मेडल जीते जी? इसमें 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। और भारत की कितनी रैंक आई? सेकंड रैंक इसमें आई थी। कहां हुआ था? ये भोपाल में हुआ था ना, पिस्टल विस्टल से जो चलाते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सेकंड रैंक हमारी आई थी। प्रथम एशियन पैरा गेम्स का आयोजन कहां हुआ? ये पूछ रहा है प्रथम पैरा गेम का। देखिए ये हुआ था चीन में। कब हुआ जी? 2010 में हुआ। किसमें हुआ? ये चीन के थे गुआंग। गुआंग में ये पैरा गेम्स होते, पैरा होते हैं जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, उनके जो गेम्स होते हैं उन्हें पैरा गेम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हर 4 वर्ष के बाद ये होता है। सबसे पहला चीन में हुआ था। ये कहां हुआ था? चीन में 2010 में। अगले जो 2026 में जो पैरा एशियन गेम होने वाले हैं वो होने वाले हैं नगोया, जापान, ठीक है। तो पैरा एशियन कहां? चाइना में, ग्वांझाऊ। ग्वांझाऊ 4 साल में अगले एग्जाम में आ सकता है कि ये जो पैरा ओलंपिक, पैरा एशियाई गेम्स है कहां होने वाले हैं? जापान में, नगोया में होने वाले हैं। अगला है अहिया। अहिया फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी अहिया फेस्टिवल, देखो कहां मनाया जाएगा? ये मेघालय में। कहां मनाया जाता है? मेघालय में। अच्छा मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग, है ना, बादलों का वो बोलते हैं इसको राज्य। इसके अलावा नोंग क्रेम, क्या नाम है? नोंग क्रेम महोत्सव, ये भी कहां मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है जी अपने मेघालय में। इसके अलावा वांगला, वांगला उत्सव कहां मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। तो मेघालय के ये आपने पढ़ ली, अहिया पूछा था, नोंगक्रेम और वांगला एग्जाम में पूछ सकता है, ये 2 और याद कर लेना। अगला अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है भाई? यह अनुच्छेद है, देखिए भाषाई जो अल्पसंख्यक है, कौन से अल्पसंख्यक? भाषाई अल्पसंख्यक। जो भाषाई हमारे अल्पसंख्यक है उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी है। किसके अधिकारी? विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी है।
उस ठीक है, उससे संबंधित है अनुच्छेद 350 भी। ये कौन अधिकारी नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब ये इनकी जांच करेगा कि भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है, और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं? देखिए, हमारे देश में जो अल्पसंख्यक होते हैं धर्म के आधार पर है, लेकिन हमारे देश में दोनों अल्पसंख्यक माने गए, धार्मिक आधार पर भी व भाषाई आधार पर भी। अगर कोई भाषा कम बोलते हैं तो उनको हम भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक मानते हैं। तो हमारे देश में अल्पसंख्यक के दो आधार हैं, धर्म और भाषा। ठीक है, पंथ कह सकते हैं हम इसको। तो ये है पंथ और भाषा के आधार पर। ठीक है, 350 बी। 350 ए भी है एक आर्टिकल, वो किससे संबंधित है? वो है जी कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। किस में? मातृभाषा। मातृभाषा में शिक्षा देनी है उनको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि 350 से क्या कहता है? बच्चों को, जैसे कि कोई बच्चा तमिल है तो उसको शुरू में तमिल में ही पढ़ाओ, इंग्लिश बाद में पढ़ाओ, ये बोल रहे। तो भाषाई अल्पसंख्यक 350। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया जाकिर हुसैन और संदीप दास कौन सा इधर बताए? तबला बजाते हैं जी। कल भी एक क्वेश्चन आया था, तबला कौन कौन बजाते हैं? ठीक है, ये दोनों क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं तबला। इसके अलावा तबला कौन बजाएगा? देखो कल ही आया था अल्लाह रख अल्लाह, मैंने देखो ये क्वेश्चन करवाया था, है ना, जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे। अल्लाह रखा खान, है ना, किशन महाराज, ये भी तबला बजाते हैं। किशन महाराज, लतीफ खान, सुखविंदर सिंह, ये क्या बजाते हैं जी? तबला। गुदई महाराज, ये लोग क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है जी। तो तबला जाकिर हुसैन, संदीप दास, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, लतीफ खान, सुखविंदर और गुदई महाराज। इनमें से कोई आ जाए तो आप टिक मार्क लगा सकते हो। सिकंदर के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? देखिए, भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण करा? 326 ईसा पूर्व, ईसा से 326 बाद। सिकंदर के बाद जैसे सिकंदर भारत में आया तो सिकंदर की जो सेना है उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्वेश्चन आ सकता है, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो उसने वो समझाया, लेकिन वो बोले भाई घर की याद आ रही, हमको जाना है। ठीक है, तो उस समय नंद वंश का शासन था भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण करा। किसका शासन था? नंद वंश का। ऐसे कहते भाई सेना घबरा गई, भाई इतनी बड़ी नंद वंश की सेना है, पता नहीं क्या होगा। तो बोले बहुत जीत लिया, यूनान से चले थे, घर चलते हैं, घर की याद आ रही है। तो उसके बाद भारत पर शासन किसने करा? मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश। आप लोगों को पता है मौर्य वंश के एक राजा थे, प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया भी था, है ना। इसने सोचा कि भाई सिकंदर तो गया, अब मैं ही हरा देता हूं। लेकिन वो सिकंदर की सेना की एकदम समझदार थी, हारने से अच्छा है घर लौट चले। तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा भी मैं हराता हूं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर औकात दिखाई इनको अपनी और सेल्यूकस निकेटर को हराया। दहेज में काबुल भी लिया, अफगानिस्तान लिया दहेज में, और अपनी इस लड़की की, इसने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करी थी। ठीक है, 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 कहां हुई? तो ये हुई थी जी असम में, गुवाहाटी असम। असम में गुवाहाटी में ये चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें क्या हुआ? सबसे जो फर्स्ट पोजीशन आई, पहला स्थान आया हमारा प्यारा हरियाणा। सबसे पहला स्थान कौन आया? हरियाणा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां हुई थी? गुवाहाटी असम में हुई थी, और हमारा प्यारा हरियाणा उसमें फर्स्ट आया है। अच्छा, 37वें नेशनल गेम कहां होंगे? क्वेश्चन आ सकता है भाई। 37वें नेशनल गेम गोवा में होंगे।
होंगे होंगे मतलब हो गए हैं, गोवा में हुए हैं। ठीक है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कहाँ के कृषि विज्ञानी थे? देखिए वैसे तो इनका सारा कार्य क्षेत्र है ना मैक्सिमो था, लेकिन ऑप्शन में यूएसए दे रखा था तो आएगा यूएसए। वैसे इन्होंने सारा काम कहाँ करा था? मैक्सिको में। क्या करा था जी इन्होंने? एक फसल इजाद की थी गेहूं की, मतलब किस्म। किसके लिए? वो है ना कम पानी नहीं भाई, पानी ज्यादा चाहिए, रोग से, है ना, रोग से लड़े, है ना, मतलब उसको ज्यादा रोग ना लगे, है ना, रोगों से बचाव के लिए, है ना, अधिक पैदावार के लिए। तो गेहूं की एक फसल इसने पैदा की। कहां करी? वो था मैक्सिको। तो सबसे पहले दुनिया में हरित क्रांति कहां आई? मैक्सिको में आई। ठीक है। हरित क्रांति के पिता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। इसी कारण इनको 1970 में शांति का नोबेल मिला। भाई पूरी दुनिया की भूख मिटा दी, है ना। कौन सा नोबेल? शांति का नोबेल 1970 में। ठीक है, 1970 में इनको शांति का नोबेल नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। अच्छा, एक शब्द आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? विलियम गोड। किसने करा था जी? विलियम गोड ने पहली बार हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल करा था। जबकि क्रांति लेके आया नॉर्मन लोग। भारत में हरित क्रांति कौन लेके आया? इंडिया में अभी अभी हमारे जो क्रांति लेके आए थे एम.एस. स्वामीनाथन की निधन हो गया पिछले कुछ दिनों, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये भारत में हरित क्रांति के लिए, मतलब हरित क्रांति के पिता भारत में कह सकते हैं। ठीक है। ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया में कितने राज्य शामिल हैं? तो भाई ये भी एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसमें क्या है? इसमें 7 पूर्वी राज्य शामिल है। कितने? 7 राज्य शामिल। 7 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो असम है, ठीक है, एक हो गया असम, और दूसरा कौन सा है? असम के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है बिहार अपना, है ना, झारखंड, झारखंड के बाद 5वां कौन सा है जी? असम, बिहार, झारखंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर रह गया उड़ीसा। अच्छा, फिर क्या है इसमें जी? पश्चिमी बंगाल अपना, पश्चिमी बंगाल, और एक है इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को ना गेहूं चावल के बीज का वितरण करना था, एक तरह से हरित क्रांति को वहां पर बढ़ावा देना था। ठीक है। अगला है सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं जी? सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल जज है 34, है ना, 33 + 1, 33 और एक है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी कोलकाता में, है ना। एलिजा हिम्पे, एलिजा हिम्पे ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं भाई। जिस समय ये बना एक थे और 3 उसके सहायक जज थे, है ना, 3-4 लोग बने थे शुरू में। एलिजा हिम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। अभी 34 जज हैं उसमें। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये संसद तय करता है संसद कितने उसमें जज होंगे। ठीक है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? ठीक है। तो ये किसका है जी? ये हमारे अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार का सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात बोलते हैं इसको। कितना है? 968। सबसे ज्यादा कितना है? 968। ठीक है। लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसमें दे रखा है भाई आपका, देखो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। ये है 972। देखो इसलिए पूछा ये, कौन सोच सकता है अंडमान में होगा? अंडमान निकोबार में 0 से 6। देखो लिंगानुपात की जो बात करता उसमें आती है महिलाएं सारी, लेकिन ये आपसे कह रहा है सिर्फ 0 से 6 वर्ष का भी भारत में बाल लिंगानुपात है, जो कि नेशनल जो नॉर्मल लिंगानुपात होता है ना उससे कम है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है अंडमान निकोबार में वैसे तो, लेकिन राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 972। और सबसे कम किस में है? ये है जी हमारा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम है, ये है 834।
ठीक है। नेशनल लेवल पर कितना है 919, ठीक है। नेशनल लेवल पर क्या है 919, ठीक है। ये बाल लिंगा अनुपात है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, लेकिन वो स्त्री कौन सी उम्र की होनी चाहिए 0 से मतलब बच्चियां, तो वो है राष्ट्रीय स्तर पर है 919, सबसे कम हरियाणा में, सबसे ज्यादा है राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। ये घूम फिर कर आगे क्वेश्चन आने वाला है। शक शब्द की उत्पत्ति कहां हुई, देखिए शक शब्द के जो उसमें ऑप्शन दे रखा था, एक दे रखा था दक्षिण पश्चिम एशिया, और एक दे रखा था पूर्वी एशिया। वैसे क्या थे ये शक लोग है ना, वो भारत में आए थे, ये एक चीनी जनजाति थी भाई, चीनी जनजाति थी, ठीक है। 5 लोग आए, 5 ग्रुप में आए थे ये शक लोग, वो चीनी एक जनजाति थी, भारत में आए, हमारे ही कल्चर में डल गए। तो शक संवत आप देखो, शक राजा नहीं, कुषाण राजा था, कुषाण राजा ने, कुषाण जो राजे थे हमारे, उसने शकों को हराया और हमारे एक शक संवत चलाया। कुषाण राजा कनिष्क ने शकों को हराया, शक संवत चलाया। इसी शक संवत को 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया है। जैसे हमारे महीने नहीं है, मैंने कल करवाए थे, फाल्गुन, चैत, जेठ, पोष, ये इसी कैलेंडर के महीने हैं। ये जो कैलेंडर था कनिष्क राजा ने चलाया था, जिसने शकों को हराने के उपलक्ष्य में ये कैलेंडर चलाया था, ठीक है। तो ये शक हैं लोग, ठीक है। शक लोग भारत में क्या था, ये चीनी लोग थे, है ना, ये उधर से घूम के आए थे, जैसे कि चीन मंगोलों के साथ इनका लड़ाई चल रही थी, आपस में भी लड़ते रहते थे, तो ये जो खैबर दर्रा है वहां से ये लोग भारत में आए थे, ठीक है। किस भारतीय राज्य में ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत पुरानी है, ये जी आपका मेघालय है ना, 200 सालों से ड्रिप सिंचाई है। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, जैसे ये पौधा है ना, तो इसमें है ना बूंद 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 आप जड़ों में पानी देते रहो, उसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, है ना। बांस से की जाती है, किससे, बांस से ड्रिप सिंचाई। इसमें है मितव्ययता होती है पानी की, पानी कम लगेगा ड्रिप सिंचाई करोगे ना, तो ये अच्छी मानी जाती है ड्रिप सिंचाई। मेघालय इसका आंसर। मूल संविधान में कितने भाग थे, देखो जी भाग साहब सारे लिख लो, भाग कितने थे, है ना, अनुच्छेद कितने थे, और एक क्या होता है भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। जब हमारा संविधान बना तो उस समय उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 थी उसमें अनुसूची, 8। जब हमारा संविधान बना 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 क्या थे, सॉरी 8 क्या थी अनुसूचियां। अच्छा वर्तमान में क्या हाल है, वर्तमान में 25 तो अनुसूची हो गई जी। अच्छा 448 अनुच्छेद हो गए, है ना, 448 और 22 25 भाग हो गए और 12 होगी अनुसूचियां। देखो 3 भाग और बढ़ गए, अनुसूचियां तो अनुच्छेद तो बहुत बढ़ गए और अनुसूचियां होगी 12। ये एक क्वेश्चन था, मूल संविधान के कितने भाग थे, ठीक है। द्विनाम पद्धति किससे संबंधित, देखिए ये एक सवाल आया था, इस नामकरण को कार्ल लिएसन ने इसको शुरू किया था। किसने किया था, कार्ल लिएसन। ये होती क्या है, इसके 2 घटक हैं, वंश व जाति संकेत पद से ये रिलेट करता है। द्विनाम पद्धति किसने शुरू की थी, कार्ल लिएसन ने। अब की बार है देखो संबंधित किसे, कार्ल लिएसन से, क्या है इसके, वंश व जाति नाम के 2 पद हैं, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, ये था जी हेक्टर मुनरो। किसने किया था, हेक्टर मुनरो। ये लड़ाई हुई क्या थी, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था ये, 1764 में। किस किस के बीच हुआ था, देखो 3 लोग लड़ रहे थे। एक तरफ तो था अपना ये बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम, मीर जाफर था ना जो गद्दार, उसके जगह बनाया था, दामाद था ये उसका, है ना, ये अच्छा आदमी था। फिर अवध का निजाम सुजाउद्दौला, अवध का निजाम बोल रहा हूं, नवाब सुजाउद्दौला, और एक है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोग, तीनों की संयुक्त सेना शाह आलम
द्वितीय। इन सब की संयुक्त सेना और तीसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका नेतृत्व संभाल लेते हेक्टर मुनरो। फिर भी तीनों नालायक हार गए, ठीक है ना, तीनों हार गए। ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो जीत गया। और इससे पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, आप सब लोगों को पता है। एक तरफ थे अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज या नेतृत्व संभाल रहा था रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में, है ना, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में। तो ये सवाल आपके आया था। अच्छा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया? अरे कल ही करवाया था मैंने, तो ये कल आपसे करवाया था। जन्मसिद्ध स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इन्होंने कहा था, है ना। जिस समय ये देखो कांग्रेस पार्टी 1905 में विभाजन होने से पहले नरम दलों का प्रभाव था, हालांकि बाद में भी रहा थोड़ा बहुत। नरम दल क्या थे, याचिका देते थे कि सर ये सड़क बनवानी है, बना दो, आपकी कृपा हो। तो वो कहते थे कि ठीक है देख लेंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है ना, शिरोल जी ने कहा था कि भारतीय अशांति का, यानी कि ये देश में है भाई, सड़कें बड़के छोड़ो, हमें आजादी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि स्वराज अपना राज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही महान व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 2 अखबार चलाए, मराठा व केसरी, ठीक है। ये था इंग्लिश में भाषा में, और केसरी था मराठी में। तो 2 इनके अखबार थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दुर्भाग्य से जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हो गया था, दुर्भाग्य से उसी दिन। लेकिन एक महान व्यक्ति, तो भारतीय आजादी आंदोलन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बाल गंगाधर तिलक का। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध दास के सेनापति ने दक्कन अभियान का नेतृत्व किया था? देखिए उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ऐसा माना जाता है बहुत ही सुंदर एक युवक था, लेकिन उसको किन्नर बना दिया गया, है ना। तो ये किन्नर था, और ये एक योग्य सेनापति था। इसको खरीद लिया था, किसने खरीदा? अलाउद्दीन खिलजी ने। कितने में? 1000 दिनार में। इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसको बोल दिया दक्कन जाओ और अपने लड़ाई करो। तो दक्कन जाके इसने काफी धमाल मचाया और जीत गया। ये गुजरात में सूरत बंदरगाह है ना, वहां पर बाजार से इसको खरीदा था। 1000 दासों का व्यापार होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वहां से 1001 दिनार में खरीदा था और सेनापति इसको बना दिया, ठीक है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 किससे संबंधित है जी? ये बताओ। ये है कि जो हमारा एक दल एक मिनट रुकियो, एक जो सदस्यीय है, एक सदस्य प्रणाली वाले जो एससी व एसटी आयोग है उसमें संशोधन करना, ठीक है, ठीक है। एक सदस्य प्रणाली वाला एससी एसटी आयोग है, इसको करना क्या है? इसको अब बहुसदस्यीय बनाना है। कैसे बनाना है? बहुसदस्यीय इसको बनाना था। तो ये इससे संबंधित था। 65वां संविधान संशोधन 1990 की एसटी जो मराए हो गए, पहले उसमें एक ही सदस्य होता, अब उनके सदस्यों को बढ़ाया जाए और क्या किया जाए, उसमें ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसे संसाधन है? जीवाश्म। जीवाश्म है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवों के अवशेष हो। जैसे कोयला पेट्रोलियम में कैसे बनते हैं? जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी की हलचलों से नीचे दब जाएंगे, नीचे दबने के कारण वहां पर है ना दबाव व ताप के कारण ये परिवर्तन हो जाएंगे। ये पेड़ पौधे जो नीचे गए हैं ये इनका रूप बदल के ये बन जाएंगे कोयला, और जो जीव हैं उनका रूप बदल के बन जाएगा पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम बनने के दौरान जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस, है ना। पेट्रोल के ऊपर ही पेट्रोलियम गैस मिलती है। तो अब देखो, पेड़ पौधों से जीवों से बने हैं तो जीवाश्म, जीवाश्म उसे मिलता है जिसमें जीव हो तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? देखिए ये कल ही हमने करा था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है,
ठीक है, तो अनुच्छेद का नाम है 51A और भाग है 4A। 4A मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं जी? सोवियत संघ से लिए गए हमने, तो मूल संविधान में नहीं था ये। अच्छा, सोवियत संघ से उधार लिए। कब लिए गए ये? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सरवण एक मिनट रुको, सरदार जी थे स्वर्ण सिंह ने समिति ने, उसने रिकमेंड करा कि भाई संविधान में मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। तो कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है ना। पहले 10 थे, एक बढ़ गया था वो जो बच्चों वाला है कि 6 से 14 साल के बच्चों को माँ बाप पढ़ना लिखाएंगे। तो ये अनुच्छेद 51 है, भाग 4 है, रूस से लिए गए, सोवियत संघ से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर शामिल किए गए। कौन से संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये शामिल किए गए थे। 11 मूलिक कर्तव्य भी आप लोगों के। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा? ठीक है ना, प्रारंभ में इसका नाम था पाकिस्तान मेल, पाकिस्तान मेल, बाद में इसका नाम रख दिया ट्रेन टू पाकिस्तान। ये थे जी खुशवंत सिंह, बहुत ही अच्छे राइटर खुशवंत सिंह, है ना। कसौली में ये रहते थे, हिमाचल प्रदेश में, है ना, कसौली में हिमाचल प्रदेश में रहते थे, बड़ा अच्छा लिखते थे। ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? खुशवंत सिंह। सिखों का इतिहास भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये कौन से थे? ये ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, खुशवंत सिंह ने ये किताब लिखी थी। अगला, ईरान की राजधानी क्या है? सबको पता है, तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान। ईरान को फारस कहते थे पहले, क्या कहते थे? फारस। अब इसको कहते हैं ईरान। तो ईरान एकमात्र शिया बहुल देश है भाई, है ना। हालांकि ईरान, इराक में भी शिया ज्यादा है, लेकिन नॉर्मली ईरान एकमात्र देश है जिसमें शिया बहुमत में है। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। भारत एक इसका बंदरगाह है, आपने पता होगा, है ना। एक पाकिस्तान का जो बंदरगाह है ना, एक गवादर, है ना, शायद गवादर ही है, चलो इसको रहने तो भी, है ना, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते, है ना। तो ईरान में भी भारत बहुत सारी कोशिशें कर रहा है कि ईरान के साथ सस्ते दाम पर में तेल वेल मिल जाए। तो रियाल इसकी मुद्रा है भाई, ठीक है। अगला, भारत ने ओलंपिक फील्ड हॉकी में आखिरी बार गोल्ड कब जीता था? ये जीता था जी 1980 में, मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को ओलंपिक में आखिरी बार ओलंपिक पदक जीता था, ठीक है। आखिरी बार हमने ओलंपिक पदक कब जीता था? मतलब ओलंपिक बोले तो गोल्ड 1980 में। देखो, जब से भारत ने शामिल होना शुरू किया था 1928 से कंटिन्यूअस 1956 तक लगातार भारत ने हॉकी में गोल्ड जीते। पहली बार 1960 में रोम ओलंपिक में पहली बार हम चूक गए, है ना, पाकिस्तान जीत गया था गोल्ड। तो 1928 से 1956 तक हमने लगातार गोल्ड जीता है हॉकी में। फिर 1980 में हमने हॉकी में गोल्ड जीता, उसके बाद गोल्ड नहीं आया। हालांकि अब की बार मेडल आया था हमारा, क्या कहते हैं उसको, ब्रोंज, लेकिन गोल्ड नहीं आ पाया। अगला, भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले सिलेक्शन लेने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? है ना, बताओ। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले सिलेक्शन लेने वाले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक। 1863 में ये आईएएस बने थे भाई, जिसको इंडियन सिविल सर्विस कहते थे पहले, जिसको आज आईएएस कहते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसको 1863 में पहले व्यक्ति जिन्हें परीक्षा पास की। ये परीक्षा 1855 में पहली बार लंदन में आयोजित हुई थी, और लंदन में ही होती रही है कई सालों तक, लेकिन उस समय कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। भारतीय इसमें कोई शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 25 में कौन से उपबंध है? ये है जी धार्मिक स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है ये 25 टू अनुच्छेद 28। 25 से 28 तक ये जो हमारे अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है जी? 25 से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है। कोई भी व्यक्ति धर्म को माने या ना माने उसकी मर्जी, और उसका प्रचार प्रसार करे उसकी मर्जी।
मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? आपको पता है ये आ चुका है मौलिक कर्तव्य, ये अनुच्छेद 51A। 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, भी ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। भाग कौन सा है? भाग है 4A, ये मैं करा चुका हूं। अकबर के शासनकाल में अलम गुजार का संबंध किससे था? देखिए अकबर के शासनकाल में अमल गुजार का संबंध था भू राजस्व का। भू राजस्व का मूल्यांकन करना कि भाई कहां कितना कर लगना चाहिए, मूल्यांकन करना, वह उसको संग्रह करना। पटवारी वगैरह नहीं होते है ना, जैसे नंबरदार का पद खत्म कर दिया हरियाणा में, तो क्या था? भू राजस्व, मतलब भाई कि भाई पहले जमीन पर देखो किस जमीन पर कितना टैक्स लगना चाहिए, कि भाई ये जमीन अच्छी नहीं है, ये खराब है, ये दोआब है, ये अच्छी है, तो उस पर ज्यादा कर लगता था। तो अमल गुजार का काम था कि भू राजस्व का मूल्यांकन करो कि इस पर कितना टैक्स हम ले हुए, और फिर इकट्ठा भी करना उसका काम था। मुगल साम्राज्य की बात ये कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि अनुच्छेद जो क्या कहते हैं इसको 243 किससे संबंधित है? यह है जी नगर पालिकाओं में आरक्षण से। नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित सिद्धांत अनुच्छेद है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय शासन को मजबूत किया गया, और क्या किया गया भाई? पंचायतों को मजबूत किया गया इसमें, और नगर पालिकाओं को भी से मजबूत करने का काम किया। वो 73 में और वो दूसरा 74 में। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी आंध्र प्रदेश में। ये फेस्टिवल फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 99वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? ये देखो वो एक बार आया था, आप लोगों को याद है, राष्ट्रीय है ना न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो ये लागू नहीं हो पाया, ये इससे संबंधित है। 82वां संविधान संशोधन 1976 को किससे संबंधित? इसको कहते हैं जी लघु संविधान, क्योंकि इस समय कई परिवर्तन किए गए थे, जैसे कि मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे, कुछ डीपीएसपी भी जोड़े गए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी इसमें जोड़े गए थे। कई संविधान संशोधन इसमें करे गए थे। अच्छा, प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था, 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 2022 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया थी बताओ? तो ये है आपके गाजी खान बरना। गाजी खान बरना, ये इनको ये पुरस्कार दिया गया था, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। अगला, नर्तकी नटराजन का संबंध नर्तकी नटराजन का जो संबंध है वो किस राज्य से है? नर्तकी नटराजन का संबंध है किस नृत्य? सॉरी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम करती है जी नर्तकी नटराजन। भरतनाट्यम किसका नृत्य है? तमिलनाडु का। कल की जो मैंने प्लेलिस्ट में जाके कल की देख लेना, जो कल क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसमें मैंने सारे करवाए थे भाई, कौन कौन कहा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ऐसा तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम, तो ये मैं करवा चुका हूं। पंकज उदास किससे संबंधित है जी? ये गजल गायक है ना, आपको सबको पता है पंकज उदास से क्या गाते हैं? गजल गाते हैं। ठीक है, गजल। और जैसे कि मेहंदी हसन क्या गाते हैं? गजल गायक है। स्वर्गीय जगजीत सिंह वो भी क्या थे? गजल गायक थे। शीतकालीन उत्सव कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी माउंट आबू में। कहां मनाया जाता है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां है? ये जी राजस्थान में। माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, देख लो राजस्थान में भी हिल स्टेशन है ना। माउंट आबू कहां है? राजस्थान में है, तो वहां पर शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। राई उत्सव, देखो भाई साहब ये कल मैंने करवाया था, राई उत्सव को मयूर नृत्य भी बोलते हैं।
मयूर नृत्य को। और ये कहाँ बनाया जाता है? ये जी हमारे यूपी में मनाया जाता है। कल मैंने दिखाया था ना कि मयूर उत्सव दो थे, एक केरल का था, एक यूपी का था। तो यूपी में जो राई उत्सव है उसको मयूर उत्सव भी कहते हैं। तो राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यूपी में। तो कल कराया था, आज एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है। अनुच्छेद 38 का संबंध, अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? यह है जी भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या है? भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 38। ठीक है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का प्रयोग किस में हो जाता है जी, यह कैंसर की कोशिकाओं को मारना है। जो कैंसर हो जाता है ना किसी को, तो कैंसर की कोशिका में क्या, कोशिका अनलिमिटेड रूप से बढ़ने लगती है, तो उस कोशिका को अंदर ही जलाकर मार दिया जाता है, उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। जैसे आप मंदिर में जाते हो भगवान के जब दर्शन करने हैं, तो जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह, गर्भगृह। आर्टिकल 94 का संबंध किससे है? आर्टिकल 94 का संबंध है लोकसभा। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से रिलेटेड है जी। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना, या फिर उसकी पद रिक्ति हो, वही हो ही नहीं, पद रिक्ति हो, या फिर आप उसे कहते हैं त्याग देना, या वो अपना पद छोड़ दे, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है ना, वो आर्टिकल 94 में है। ठीक है। भाग 6, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? ये है जी राज्यों की विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है। इसमें राज्यों की विधानमंडल से संबंधित प्रावधान किसने? भाग 6 में। अगला है पैरा ओलंपिक खेलों की प्रथम मेजबानी कहां हुई? ये हुई जी रोम में 1960 में। पहली बार 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कहां हो गई? रोम में की गई थी। रोम आपको पता ही है, ये इटली की राजधानी है, यह इटली की राजधानी 1960 में। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जैसे नेट से पता चला, ऑनलाइन पेपर होता है, मार्केट में पेपर आता नहीं है ना, यूट्यूब से, इंटरनेट से जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के सामने, तो शिफ्ट 1 के पेपर हैं। अच्छा देखो, वही इनका ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया, उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछते हैं। तो जिन बच्चों के आगे एग्जाम आने वाले हैं वो इन क्वेश्चनों को कर लो, इनसे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन कर लें तो उनकी परीक्षा पास होने के चांस ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद। तो इनको अच्छे से कर लेना सभी क्वेश्चनों को, और जिन बच्चों का आगे एग्जाम उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी इसको जरूर कर देना। धन्यवाद।